हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है ओनली यूपीएससी का हिस्ट्री की क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने बात किया था प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, और उसके साथ साथ हमने ये भी बात किया था कि गोलमेज सम्मेलन हुए क्यों थे, क्या रीज़न था उसका होने का, और उसके क्या परिणाम हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन के, उसको हमने देखा। तो वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। इस क्लास में हम बात करेंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की, और इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे तृतीय गोलमेज सम्मेलन की कि उसकी पृष्ठभूमि क्या थी, उसको क्यों किया गया था। और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस तरह से जो पहला क्लास था वो महत्वपूर्ण था, बिल्कुल ऐसे ही ये भी महत्वपूर्ण है। तो जो लोग एकदम नए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पर आपको फ्री तैयारी कराई जाती है ऑल स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम की, वो भी एकदम मुफ्त, कोई फीस आपसे नहीं लिया जाता है। तो इसलिए आपको बस सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और आखिर तक बने रहेंगे तो 1 से 2 सवाल हर परीक्षा में पूछे जाने वाले आप यहाँ से तैयार कर पाएंगे। देखते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अधिवेशन के दौरान अक्टूबर 1931 के चुनाव के बाद इंग्लैंड में अन उदारियानी की जो एक्स्ट्रा जो है राइट विंग थे, दक्षिणपंथी थे, उनकी सरकार आई थी, उनका मंत्रिमंडल बनता। इससे पहले क्या थे, लिबरल सरकार में थे। और मैंने बात किया था कि जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसमें मतभेद, स्वयं जो ब्रिटिश सरकार के लोग थे उनमें मतभेद था। जो लिबरल थे और जो प्रो राइट विंग थे उनके बीच में एक मतभेद था। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है इसमें एक नई चीज़ होती है कि नई सरकार का गठन होता है, और इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था, जिसमें कांग्रेस की ओर से नेतृत्व किया था महात्मा गांधी ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही कांग्रेस ने भाग लिया, और इसका नेतृत्व किसने किया, महात्मा गांधी ने किया। पहले में भाग नहीं लिया था कांग्रेस ने, इसकी चर्चा हमने कर ली थी, क्योंकि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। और दूसरे में भाग इसलिए लिया क्योंकि गांधी और इरविन के बीच में, तत्कालीन गवर्नर इरविन के बीच में एक समझौता हुआ था, और इस समझौते के बाद में यही बात हुई थी कि आप गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए, क्योंकि अंग्रेज़ों को पता था कि जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है कांग्रेस है इंडिया में, अगर हम उससे बात नहीं करेंगे तो एक रिप्रेजेंटेशन जो कि होगा इंडिया की तरफ से, जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, वो नहीं हो पाएगा। तो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से गांधी से या कांग्रेस से डील किया जाए। तो इसलिए वो जो है गांधी को मनाते हैं, और गांधी इरविन पैक्ट होता है जिसमें राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की बात की जाती है, और बाद में उस मुद्दे से वो लोग पलट भी जाते हैं। तो मसला क्या है, आपको याद क्या रखना है कि महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए। आगे देखते हैं, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को आरंभ हुआ। याद रखना, डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी 12 सितंबर 1931 को लंदन में पहुंचे। इस सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित वर्गों के लिए कुछ स्थान आरक्षित करने की मांग की, यानी कि जो इलेक्ट्रोल का खेल अलग से अंग्रेज खेल रहे थे उसका नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जब बात मुसलमानों की होती थी तो वहाँ पर बात कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि दो प्लेयर अंग्रेजों के पास ऐसे थे कि थोड़ा सा उनको इशारा करते थे और वो आपस में लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाते थे। तो ये जो है आप देख पाएंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यहाँ पर वीटो कर दिया कि नहीं, दलितों के लिए अलग से इलेक्ट्रोल आप दीजिए, उनको अलग से आरक्षण दीजिए। हालांकि गांधी जी ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी हमेशा इसका प्रयास करते थे कि सबको एक साथ लेकर के चला जाए, दलित हो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, किसी को अलग थलग ना किया जाए। और जो ब्रिटिश सरकार का प्रयास था वो यही था कि इनको अलग अलग किया जाए, इनको तोड़ा जाए। तो जो आरक्षण की मांग थी उसको गांधी जी ने अस्वीकार कर दिया। यहीं पर एक मतभेद खड़ा हो गया, किंतु गांधी जी ने इसे जो है अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस को 85% जनसंख्या का प्रतिनिधि बताया। जो उस वक्त प्रिंसली स्टेट थे उनको छोड़ करके जितना भी पॉपुलेशन था उसका नेतृत्व कांग्रेस कर रही थी। इस बात को कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार भी मान रहा था, और गांधी जी ने इसको दोबारा से दोहराया भी कि हम नेतृत्व करते हैं पूरे का, और अलग से हम किसी के लिए कोई आरक्षण रिजर्वेशन नहीं चाहते हैं। महात्मा गांधी ने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। गांधी जी ने कहा कि सांप्रदायिक समस्या भी अत्यधिक जटिल बन गई है। यदि भारतीय प्रतिनिधि आपस में सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं निकाल सके तो उन्हें इसका निर्णय अंग्रेज सरकार पर छोड़ देना चाहिए। ये बात जो गांधी जी ने कही थी कि आपस में लड़ो मत, और यदि आप आपस में नहीं समझ पा रहे हो कि मतलब आपकी लड़ाई नहीं खत्म हो पा रही, आप एक दूसरे से बैठ करके बात नहीं कर पा रहे हो, तो आपको ये फैसला अंग्रेजों पर छोड़ना चाहिए। गांधी जी ने एक तरीके से कटाक्ष करते हुए कहा था।
सम्मेलनों के अधिकांश प्रतिनिधियों ने मैकडोनाल्ड के निर्णय के प्रति आस्था प्रकट की। जो मैकडोनाल्ड ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बात की थी कि प्रिंसली जो स्टेट हैं उनको स्वायत्तता दे दिया जाए, एक संघ का स्थापना किया जाए और अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए अलग से वीटो पावर दे दिया जाए गवर्नर जनरल को। तो ये बात कही थी रैमजे मैकडोनाल्ड ने। तो बहुत सारे प्रतिनिधि ऐसे थे जो कि सहमत हो रहे थे मैकडोनाल्ड से। गांधी जी ने केवल मुसलमानों और सिखों के लिए मैकडोनाल्ड की मध्यस्थता स्वीकार की थी, दलित वर्गों के लिए नहीं। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना है कि जो रैमजे मैकडोनाल्ड है उसने जो कार्ड खेला था एक लोगों को बांटने का, उसने दलित, सिख और जो है मुस्लिम, इन तीनों को अलग अलग स्टेक होल्डर बनाया था और ये बात कही थी कि इनको हम अलग से इलेक्ट्रोल देंगे, ये अपने नेता खुद चुनेंगे। तो गांधी जी ने कहीं ना कहीं दो पर अपनी स्वीकृति दे दी, क्योंकि पहले से ही 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही कांग्रेस ने एक तरीके से मुस्लिमों के अलग इलेक्ट्रोल की मांग को स्वीकार कर लिया था। 1921 के आसपास जो है सिखों के अलग इलेक्ट्रोल की बात को स्वीकार कर लिया गया था। तो कहीं ना कहीं इस बात को कांग्रेस पहले से ही मानती थी। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि गांधी जी ने केवल दो की बात मानी थी, लेकिन दलितों की बात नहीं मानी थी कि दलित के लिए अलग से इलेक्ट्रोल होगा। यहाँ पर उन्होंने अपना वीटो किया। लेकिन वहाँ प्रत्येक जाति के प्रतिनिधियों ने अपनी मांगें बढ़ा चढ़ा करके पेश की। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक जाति के प्रतिनिधि ऐसे चुने थे जिसमें कोई समझौता ना हो सके, यानी कि उनका तो अल्टीमेट गोल यही था कि इनको लड़ाना है और भारत की जनता को एक मैसेज देना है कि जो आपके नेता हैं वो आपस में लड़ रहे हैं जातियों के लिए, वो एक यूनिटी ना दिखने पाए। यही प्रयास था अंग्रेजों का। अतः सांप्रदायिक समस्या का हल नहीं निकल सका। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे उनको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे। दक्षिणपंथी विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह देशद्रोही फकीर गांधी को बराबर का दर्जा दे रहा है। चर्चिल का ये बयान था कि एक तो देशद्रोही कह रहे थे महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय एट अ टाइम उनके लिए देशद्रोही जरूर थे, क्योंकि वो भारत के स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, लेकिन वो भारत के लिए हीरो थे एट द टाइम। तो चर्चिल कह रहा था कि इनको गांधी जी को ये फकीर कहा कि इनको बराबर में बैठा करके इनसे डील करने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने विरोध किया किसका? रैमजे मैकडोनाल्ड का। लेकिन वो उनकी बात से रुके नहीं और ये वार्ता जो है होती रही। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में मदन मोहन मालवीय एवं एनी बेसेंट ने खुद के खर्चे पर भाग लिया। अब यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, सवाल कहाँ से पूछा जाएगा? सवाल ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस के कौन कौन से सदस्य उसमें शामिल हुए थे। तो मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट दोनों कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन महात्मा गांधी अपने जो है एक प्रतिनिधि के रूप में, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए थे। बाकी व्यक्तिगत रूप से मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट शामिल हुए थे। इस बात को हमेशा याद रखना, यानी कि 3 कांग्रेसी इसमें शामिल हुए थे, लेकिन प्रतिनिधि के रूप में कौन शामिल हुआ था? महात्मा गांधी हुए थे। बाकी 2 अपने व्यक्तिगत खर्चे पर उसमें शामिल होने गए थे। फ्रैंक मोरिस नाम के एक पत्रकार ने गांधी जी के बारे में लिखा कि जो है कि एक अर्धनंगे फकीर के ब्रिटिश प्रधानमंत्री के वार्ता हेतु सेंट पॉल पैलेस की सीढ़ियों पर चढ़ने का जो दृश्य है वो अनोखा और दिव्य प्रभाव उत्पन्न करने वाला था। अब यहाँ पर आपको बताएं कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने अपने जितने भी प्रतिनिधि थे उनसे कहा था कि जब गांधी सेंट्रल हॉल में आते हैं बातचीत करने के लिए तो कोई उनके सम्मान में खड़ा नहीं होगा, कोई उनको सम्मान नहीं देगा। वो एक तरीके से जैसे बाकी सभी लोग हैं उनके जैसा उनको ट्रीट किया जाएगा। बट इस पत्रकार ने लिखा है कि जब गांधी जी उस सीढ़ियों पर चढ़ करके अंदर एंट्री करते हैं तो अपने आप सब कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाते हैं। और मैकडोनाल्ड को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसने रोका था कि ऐसा नहीं करना है। 28 दिसंबर 1931 को गांधी लंदन से खाली हाथ निराश होकर के बम्बई वापस पहुंचे, यानी कि कोई बात नहीं बनी और बात बननी नहीं थी, क्योंकि जो कांग्रेस है वो अपनी मांग को लेकर के अड़ी रही और अंग्रेज कहीं ना कहीं वो छूट नहीं देना चाह रहे थे। उनका उद्देश्य केवल लड़ाना था लोगों को। स्वदेश पहुंचने पर उन्होंने कहा कि यह सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था मैंने उसे नीचे नहीं होने दिया, उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। भारत आकर के गांधी जी ने वेलिंगटन, जो कि वायसराय थे क्योंकि इरविन के बाद में वेलिंगटन बनते हैं, उनसे मिलने का जो है ख्वाहिश रखा, लेकिन वो नहीं मिले, उन्होंने मना कर दिया। ठीक है ना।
और इसके साथ ही साथ जो इरविन का समझौता था उसको भी सरकार ने एकदम से मानने से इनकार कर दिया, उसको धराशायी कर दिया। और इस तरीके से गांधी जी फिर से मजबूर हो गए इस बात के लिए कि फिर से अब हमें आंदोलन करना चाहिए। और अंततः मजबूर होकर के गांधी जी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दी। द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन पर हम बात करेंगे, आगे करेंगे, ठीक है ना। तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन क्या है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से लेकर के 24 दिसंबर 1932 तक चला। कांग्रेस ने सम्मेलन का बहिष्कार किया, यानी कि कांग्रेस ने अब फिर से इसमें भाग नहीं लिया। याद रखना, कांग्रेस ने केवल एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, वो भी दूसरा था ना, पहले में किया क्योंकि तब प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और तीसरे के टाइम में दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसलिए तीसरे वाले का भी विरोध किया गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस ने। जबकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों जो है सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में कुल 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने? 46 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 हेतु ठोस योजना के अंतिम स्वरूप को यहाँ पर पेश किया गया। तो अभी आगे जो आप पढ़ेंगे कि 1935 का जो अधिनियम था वो क्या था, तो उसका जो एक रूपरेखा है उसको तीसरे गोलमेज सम्मेलन में प्रस्तुत कर दिया गया था। ये एक अनोखी बात थी उसमें, तो इसको आपको याद रखना है। इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल हूर थे। तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इस प्रकार हमने तीनों गोलमेज सम्मेलन को दो क्लासेस में पढ़ लिया है और उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये फैक्टफुल है, ये कॉन्सेप्ट जो है बेस है। सवाल प्री और मेंस दोनों में पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट ये बहुत था और उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। अपने कोई सवाल या संदेह है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।